हेलो स्टूडेंट, फेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। एनसीईआरटी की सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग क्लास 12 की सेकेंड बुक तक पहुंच गए हैं, इंडिया आफ्टर इंडिया। उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड 2 कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 एंड 4 करेंगे। चैप्टर 3 एंड 4 के क्वेश्चंस मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। अब हम लोग उसके डिस्कशन करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, which of the following were the most important challenges, most potent challenges facing India after independence? स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी? ठीक है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इसका आंसर आप सभी लोगों ने सही लगाया। पहला, ensuring unity and diversity, यानी कि जो हमारी विविधता है उसके बीच में एकता को मेंटेन रखना, एकता को बनाए रखना। सही है कि हम लोग बहुत ही डाइवर्स कंट्री थे, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग जीवन शैली। ठीक है, तो उसमें यूनिटी को मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती। दूसरी चीज, इस्टैब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना करना और लोकतंत्र को बनाए रखना, ये दूसरी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि डेमोक्रेसी का कोई भी एक्सपीरियंस हमारे पास कभी का नहीं था। प्री ब्रिटिश भी हम डेमोक्रेटिक नहीं थे, तो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश भी करना था और उसको सस्टेन भी करना। तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज में बहुत सारे दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना। ये तीन बड़े चैलेंजेस थे जब हम लोग आजाद हुए। तो इसमें आप डी लगाइए कि इसमें क्यों सही। क्वेश्चन नंबर 2, द जेनेसिस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया लाइज इन द concept ऑफ टू नेशन theory ऑफ मुस्लिम लीग। देखिए, मुस्लिम लीग ने 1940s के आसपास टू नेशन थ्योरी प्रोपोगेट की थी और उन्होंने माना था कि हिंदू और मुस्लिम्स अलग अलग हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और यही डिमांड वो कॉन्स्टेंटली कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मेशन की, जो कि भारत के पार्टीशन के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर सामने आती है। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट, पार्टीशन वाज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी मेजॉरिटीज। देखिए, भारत में कई सारे अन्य रिलीजन भी हैं, लेकिन दो बड़े रिलीजन्स, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम्स। तो जो मुस्लिम्स थे, उनमें से जो मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड थे, वो सेपरेट पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, जो कि जो दूसरा बड़ा रिलीजियस ग्रुप था उसका रिप्रेजेंटेशन कर। सेकंड स्टेटमेंट को भी हम फिर सही मानेंगे और इसमें हम यानी कि सी लगाएंगे। Question number 3. Which among the following were the reasons for not having smooth partition of India and Pakistan? इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा स्मूथ नहीं हुआ, इसके क्या रीजंस थे? पहला, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया। देखिए, भारत में जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की, वो बहुत ही डाइवर्सली लाइफ लिव कर रही थी। ठीक है, पाकिस्तान के जो आज इस समय आप पाकिस्तान देख रहे हैं, वहां पर पॉपुलेशन थी, मिड ऑफ इंडिया में भी थी, बांग्लादेश की तरफ भी थी। तो एक कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां पे मुस्लिम एक साथ रह रहे हो तो उनको उठा के अलग कर दी। तो ये एक प्रॉब्लम तो थी, क्योंकि मुस्लिम लगभग हर जगह थे। ठीक है, दूसरा, अनविलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ सम मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज टू बी इन पाकिस्तान। कई सारे ऐसे मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो इंडिया आना चाहते। ठीक है, जिसमें सबसे फेमस है खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार, ठीक है, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बड़े नेता थे ये लोग। ये इंडिया के साथ यूनाइट होना चाहते थे, ये पाकिस्तान की डिमांड भी नहीं कर रहे थे और पाकिस्तान को सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन इन द मुस्लिम एरियाज, ये भी एक प्रॉब्लम थी। जो आज पाकिस्तान है उसमें पहले हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो अब नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भी तो मुस्लिम एरिया में रह रही है, तो पॉपुलेशन के बेस पर, मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन के बेस पर अगर आप डिवीजन करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये तीनों ही इसमें सही है, इसलिए आप इसमें लगाइए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के क्या परिणाम हुए। देखिए बंटवारे के परिणाम आपको मोटे तौर पर आइडिया होगा, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। किलिंग एंड एट्रोसिटीज अलोंग बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, दोनों बॉर्डर की तरफ बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, बहुत सारे दंगे बवाल हुए, बिल्कुल हुए थे। पोस्ट अबेंडनमेंट ऑफ हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज बाय पीपल, लोग दूसरों के घर जला दे रहे थे, उनमें आग लगा दे रहे थे, उनको तोड़ फोड़ दे रहे थे, भी हुआ था पार्टीशन के समय। किलिंग ऑफ वुमेन बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स, देखिए ऑनर के नाम पर, रिस्पेक्ट के नाम पर, फैमिली की इज्जत बचाने के नाम पर महिलाओं का कत्ल भी फैमिली मेंबर्स के द्वारा किया गया था। और रिफ्यूजी क्राइसिस हुई, वहां के लोग जब यहाँ भाग कर आए या यहाँ के लोग वहां गए तो ये रिफ्यूजी क्राइसिस में कन्वर्ट हुआ। तो ये चारों चीजें आप देखने को पाएंगे जब भारत का पार्टीशन होता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो इसमें आप डी लगाइए क्योंकि ये चारों कॉन्सिक्वेंसेस आपने देखे हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 5, with the consider the following statement, with the end of British rule in India the paramountcy of British on princely state also ended। देखिए जब ब्रिटिश थे इंडिया में तो ब्रिटिश पैरामाउंसी थी प्रिंसली स्टेट पर, लेकिन आजाद होते ही उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे। पहला, वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, भारत में शामिल हो जाए, दूसरा या इंडिपेंडेंट रहे, ये तीसरा। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन वो चूज कर सकते थे, क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिश पैरामाउंसी उनसे खत्म हो गई थी। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, दिस मीन दैट all these states as many as 565 in all would become legally independent। इस पैरामाउंसी खत्म होने के बाद मैंने आपको बताया 3 ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन अभी वो लीगली इंडिपेंडेंट है और अपनी चॉइस भी खुद कर सकते हैं। Interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities from different size। भारत सरकार जो इंटरिम सरकार बन गई थी उसने ये डिसाइड किया कि वो किसी भी तरीके से इस फर्दर डिवीजन को रोकेगी, यानी कि इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में ही रहने के लिए और मर्ज करने के लिए प्रयास करेगी जो भारत के टेरिटरी में आते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें आप डी लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में विचार कीजिए। नंबर 1, द नेशनल मूवमेंट वाज अगेंस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो आपका नेशनल मूवमेंट था वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के अगेंस्ट था। देखिए हमारा जो आजादी का आंदोलन था उसमें भाषा के आधार पर अलग होने का मतलब अलग राज्य के क्रिएशन का सपोर्ट किया गया। ठीक है, जो नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का, 1920 का नागपुर सेशन, ठीक है, 1920 का जो नागपुर सेशन हुआ था उस सेशन में क्लियर डिमांड की गई थी कि स्टेट को लैंग्वेज के बेस पर मानना डिवाइड किया जाए, फॉर्म किया जाए। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर बनाया था या फिर वो एज इट इज जैसा उन्होंने कब्जा किया उसी हिसाब से उसको बना रह गए। ये दो तरीके थे उनके पास। लेकिन इंडिया में नेशनल लीडर्स ये डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन होना। हालांकि आजादी के बाद ये स्टेट चेंज हो गया, ये जो स्टैंस था वो चेंज हो गया। इट वाज फेल्ट दैट डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस would draw attention away from socio-economic problems। ये माना जा रहा था कि अगर जो लैंग्वेज के बेस पर राज्यों का फॉर्मेशन है उससे सामाजिक आर्थिक समस्याएं से लोगों का ध्यान हटेगा। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3, द आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, देखिए जो आंध्र प्रदेश का गठन होता है वो आजादी के बाद होता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के गठन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आंध्र प्रदेश के गठन में पी श्रीरामुलु ने एक आमरण अनशन किया था करीब 56 डेज का, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद उसी साल अंत में दिसंबर में प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज के बेस पर गठन कर। ये स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है उस समय की जो अदर प्रॉब्लम्स है उनसे लोगों का अटेंशन थोड़ा सा अलग। और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, मैंने आपको बता दिया, तो सेकंड एंड थर्ड सही है, तो आप इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 7, consider the following statement, the time when India granted
universal adult franchise to everyone. Not all the countries of Europe had provided voting rights to women. ठीक है, जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने आजादी के साथ ही यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दे दिया, यानी कि सभी लोग जो 21 साल से ऊपर है उन सबको वोट डालने का अधिकार मिलेगा, ऐसा आजादी के बाद हम लोगों ने डिक्लेयर कर। बहुत ही हाईली इलिटरेट थे हम लोग समय, बड़ी पॉपुलेशन लिटरेट नहीं थी और नई नई डेमोक्रेसी भी बनी थी, जबकि यूरोप जो कि डेवलप कंट्रीज थे वहां पर भी लिटरेसी और बाकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस पर वुमेन्स को सारे देशों में वोटिंग का राइट नहीं था, कंडीशनल वोटिंग राइट्स थे वुमेन के पास। तो भारत का ये कदम एक बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा, भारतीयों ने डिसाइड किया कि भले ही हमें लोगों को इसकी जानकारी नहीं, शिक्षा नहीं, लेकिन फिर भी सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, और ये सक्सेसफुल भी रहा। सेकेंड पॉइंट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू बी पोस्टपोन ट्वाइस। जी, आजादी के बाद जो पहला जनरल इलेक्शन था वो 2 बार पोस्टपोन हुआ था, 51-52 में इलेक्शन कंडक्ट हुआ, 51 से 52 तक, और फर्स्ट रिजल्ट 52 में आए थे, इसलिए हम लोग 1952 में ही मानते हैं कि इंडिया में जनरल इलेक्शन पहली बार। ठीक है, इसके पहले वो 2 बार पोस्टपोन किए। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आप इसमें लगाइए सी, बोथ ऑफ देम। Now come to the question number 8. Communist Party of India was the single largest party after Congress in first general election. देखिए 1952 वाले जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें सबसे बड़ी पार्टी 3/4 सीट्स तो कांग्रेस को ही मिली थी, लेकिन जो सेकंड सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और सीपीआई को इसमें 16 सीट मिली। ठीक है, 16 सीट्स सीपीआई ने पा लिया। और इसके बाद जो है 1957 में केरला में 1957 में देश की पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, सीपीआई का एक गठबंधन हुआ था और उसके बेस पर। In 1962 elections, none of the opposition party could win 1/10 of the seats in Lok Sabha. 1962 के इलेक्शन में कोई भी पार्टी, अपोजिशन पार्टी 1/10 सीट भी नहीं जीत पाई थी लोकसभा। ठीक है, 1952 वाला इलेक्शन, फिर 5 साल बाद फिर 62 वाला इलेक्शन, इन सब इलेक्शंस में कांग्रेस ने 3/4 सीट जीत ली थी, किसी भी पार्टी को 1/10 है वो मिली ही नहीं थी। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तो आप लगाइए बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 9, in 1957 elections to the state of Kerala, the Communist Party became the first ever communist party in the world to come to power on the basis of democratic election. ठीक है, देखिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स तो कई स्टेट्स में थी, लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस वहां नहीं होते। तो भारत में 1957 में केरला में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जो कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी थी, और ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन से बनी थी। ये स्टेटमेंट तो आपका पहला वाला सही हो गया। दूसरा, in 1959 the communist government of Kerala was dismissed by central government under article 356 of the constitution. जी, 2 साल के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि नेहरू जी की सरकार थी, उसने 356 का प्रयोग करके केरला गवर्नमेंट को डिसमिस कर। ठीक है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, इसमें भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोशलिस्ट पार्टी। The Congress Socialist Party was formed by a group of young leaders who wanted more radical and egalitarian Congress. देखिए आजादी से पहले ही कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट ग्रुप बन गया था, जो कि एक तरीके से नया रेडिकल और मोर इगैलिटेरियन कांग्रेस को फॉर्म करना चाहता था, राम मनोहर लोहिया वगैरह इसके मेंबर। ठीक है, आजादी के बाद जो है कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कोई भी मेंबर 2 पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, तो उसके कारण मजबूरी से क्या हुआ कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करना। ठीक है, तो इट फॉर्म इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नहीं, असहयोग आंदोलन के बाद इसका गठन नहीं हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो बेसिकली गठन हुआ था वो 1948 में हुआ था, जब मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि कोई भी सदस्य हमारा 2 पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। तब
उन्हें मजबूरन एक नई पार्टी का गठन करना पड़ा जो कि 1948 में हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आप ए लगाइए। तो इस तरीके से हमने आज के 10 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस और उसका डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।